हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर एंड वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा कर दिया था खात्मा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी का एक धांसू सा चैप्टर, जिससे कि 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो चलो, आई एम शुगर सर हियर और मिलके आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर 7.1 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लो और निकलो, चलो मेरे साथ जल्दी से इस चैप्टर की ये जो पार्ट 1 है इसको धुआं धुआं करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इन द प्रीसीडिंग चैप्टर। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी को इस लेक्चर का नोट चाहिए होगा 8583099293 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर देना। मैं डायरेक्टली तुम लोगों को नोट्स भेज दूंगा डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब नीट के अंदर तुम लोगों को अक्सर एक प्रॉब्लम आता है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन नंबर आ रहा है 350 450। देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, जो सीरियस बच्चे वही देखना, नहीं तो स्किप करके 1 मिनट के बाद देख लो जाके, मतलब इससे 1 मिनट के थोड़ा सा बाद देख लो तो तुम लोग अपने लेक्चर में पहुंच जाओगे। लेकिन ये अगर किसी का आ रहा है और बहुत लोग अटक गए हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नंबर ही नहीं आ रहे, सर कौन सा मॉक टेस्ट दूं, क्या दूं, कुछ पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बैच रिकमेंड करूंगा जो कि होता है मेरे अंडर मेंटोरशिप बैच, जिसके अंदर मैं पर्सनली तुम लोगों को 24 आवर्स गाइड कर रहा हूं। सर ऑथेंटिकेशन बताओ, इस बैच के अंदर हम लोग क्यों जाए, ऑथेंटिकेशन बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस बैच का जो सिलेक्शन रेट है, अगर 100 बच्चे निकलते हैं तो 50 उसमें से सिलेक्ट होके निकलते हैं। अगर इस 100 में से और 50 खुद से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होके पढ़ेंगे तो ये भी सिलेक्ट जरूर होंगे। अगर तुम लोग 350 से 450 वाले बच्चे हो और मेहनत कर सकते हो तो मैं तुमको सामने बैठ के गूगल मीट पे ऑनलाइन पे पढ़ाऊंगा खुद से, ये मेरा कमिटमेंट है। और अगले साल 700 फोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, 650 से 700 फोड़ेंगे। तो पहले का 5 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस 5 महीने में ही तुम लोगों का स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, और लास्ट में उसी स्कोर में 40-50 नंबर मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग ये ऐड करेंगे। लेकिन अभी से ही मॉक टेस्ट कौन कौन सा देना है, क्या देना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। इसीलिए डिटेल मेंटोरशिप, जिसका फीस मैंने बहुत कम रखा है, बहुत ही कम, इंडिया का हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए ऐसा फीस है। और मेरी गारंटी, अगर तुम लोग इस बैच से अच्छे से निकल गए तो इसी साल मेडिकल का सीट तुम लोगों के लिए पक्का है। तो 8583099293 पे मैं तुम लोगों के लिए वेट करूंगा। और अगर कोई भी जेई मेंस का एग्जाम दोगे और अगर कोई भी बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका भी मेंटोरशिप बैच इसी नंबर से होता है, ठीक है। चलो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, मतलब 2 से 3 मिनट लिया है, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स you came across a large variety of organisms, मतलब पिछले वाले चैप्टर में तुम लोगों ने ऑर्गेनिज्म का भरपूर एक वैरायटी देखा हुआ है कि कौन सा प्लांट होता है, कौन सा एनिमल होता है, एनिमल किंगडम में पढ़ा है, प्लांट किंगडम में पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में प्लांट का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, एनाटॉमी के अंदर प्लांट के अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमी क्या क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंगाई पढ़ा, सब कुछ हम लोगों ने वहां पे कवर कर लिया है, वायरस, ये सब। बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इतना तक हम लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का सब कुछ लार्ज वैरायटी हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि जो हम लोगों का मोनेरा के अंदर या फिर प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसके अंदर एक ही सेल के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सब कुछ होता है। यानी कि एक ही सेल सब कुछ परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो है क्या, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेलुलर का मतलब है सेल, यानी कि वन सेल इज प्रेजेंट। अभी अगर वन सेल हो तो खाना बनाना क्या, खाना अपच खाने को शरीर से भगाना क्या, रिप्रोडक्शन करना क्या, सब कुछ इसी एक सेल से होता हुआ जाएगा। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कॉम्प्लेक्स बॉडी में
कॉम्प्लेक्स बॉडी में, यानी कि जिसके अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, सिंपल नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो सेम बेसिक फंक्शन, ये जो बेसिक सा फंक्शन है, जो कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल का ग्रुप रहता है ऐसे, जो कि टिश्यू फॉर्म करता है, जो कि टिश्यू फॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत सारे सेल का ग्रुप बनाएगा और टिश्यू फॉर्म करवाएगा, और इसी टिश्यू के द्वारा, अलग अलग टिश्यू के द्वारा अलग अलग काम होगा। या फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन फॉर्म कराएगा, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कराएगा, या फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कराएगा। ये सब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े हुए हैं। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ cells, different types of cells, and the number of cells in each type can be of in thousands। मतलब एक एक टाइप का सेल हाइड्रा के अंदर थाउजेंड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए यहाँ पे सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि तुम लोगों को जो हाइड्रा के अंदर, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड। मतलब एक एक टाइप में 1000 टाइप ऑफ सेल्स है जो कि एक ही काम कर रहे हैं, और एक जगह पे 1000 टाइप ऑफ सेल्स है, 1000 सेल्स है जो कि अलग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया अलग अलग टाइप, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। यहाँ पे 1000 सेल एक काम कर रहा है, यहाँ पे 1000 सेल डिफरेंट काम कर रहा है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? बिलियंस ऑफ सेल। अभी मुझे तुम लोग कमेंट करके बताओ कि एक बिलियन का मतलब कितना होता है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताओ। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function। क्या बोल रहे हैं? How do these cells in body work together? मतलब एक साथ काम कैसे करता है? इतना हजारों सेल है भाई, काम कैसे कर रहा है एक साथ? कोई तो मैनर होना चाहिए ना। जैसे कि एक जगह पे हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे, तो काम कैसे कर रहे हैं? मैनेजर है, कोई भी है, कुछ भी करवा रहा है, कोई काम है ना, कोई तो कुछ तो होगा कि जिसके वजह से वो लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। कोई तो स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा कि कोई तो ऐसा ऑर्डर टाइप कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उसके लिए ही तो वो काम कर रहे हैं ना। As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function। मतलब intercellular substances का मतलब क्या है? ये देखो, ये सारा सेल्स है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच का जो स्ट्रक्चर, दो सेल के बीच का स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये है इंटरसेलुलर। अभी हम लोगों के अंदर इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है? तुम लोग मुझे बताओगे क्या देखने को मिलता है? लिम्फ, ठीक है। सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, जो कि सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। ये हम लोगों ने, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग दूध पी रहे थे, तब हम लोगों ने पेट से ही पढ़ के निकला था, है ना। चलो, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney। तो ये सब एक एक तरीके की सेल मिलके एक तरीके की सेल मिलके एक टिश्यू बनाएगा। डिफरेंट टिश्यूज मिलके, मतलब एक एक तरीके की टिश्यू मिलके, डिफरेंट टिश्यूज है, एक डिफरेंट तरीके की टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना देगा, ठीक है। इस ऑर्गन के अंदर इस टिश्यू का कोई अलग काम है, इस टिश्यू का अलग काम है, इस टिश्यू का अलग काम है। ये सब हेल्प करेगा इस ऑर्गन को, इस ऑर्गन के खुद के काम को करने में। एक सेकंड रुक जा, मैं थोड़ा माइक देख लूं। अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है। When 2 or more organs perform a common function by their physical और केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन्स
परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे के अगर अगल बगल में प्रेजेंट हो, फिजिकली ब्लड सप्लाई चल रहा है यहाँ से, ये इसको कुछ हेल्प कर रहा है, ये उसको कुछ हेल्प कर रहा है, या फिर केमिकल इंटरेक्शन चल रहा है, कोई हार्मोन्स का आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तुम लोगों को क्या देखने को, स्टोमक देखने को मिलता है, लिवर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ एक साथ मिलके क्या परफॉर्म करवा रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम लोग समझ लो कि लंग्स देखने को मिलता है, लंग्स के अंदर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। Example, etc. Cells, tissues, organ and organ systems split up their work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। यानी कि अलग अलग चीजें, अलग अलग काम स्प्लिट अप कर लेते हैं एक ही वर्क के, और इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है और कंट्रीब्यूशन टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। इसका मतलब क्या है, ये देखो, तुम ये हो, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा मम्मी है। मम्मी घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करता है, पापा घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करता है, भैया घर का कुछ काम करता है, बाहर का भी कुछ काम करते हैं, तुम घर पे बैठ के कुछ काम करते हो, पढ़ाई करते हो और बाहर का भी कुछ काम कर देते हो। तो ऐसे ही चार आदमी ने क्या किया, चार आदमी एक औरत मिलके क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया। क्या बना दिया, लेबर, यानी कि काम का थोड़ा थोड़ा करके पार्ट डिवाइड कर दिया, ताकि तुम लोग एक आदमी को ज्यादा श्रम, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और काम भी अच्छे से हो सके। तो इसलिए बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम पड़ेगा कि एक ही सेल ज्यादा काम नहीं कर रहा है, जितना बताया गया उतना ही कर रहा है, ठीक है। और बॉडी का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, यानी कि लॉन्ग रन करेगा बॉडी। क्यों, क्योंकि एक एक मतलब सेल्स का या फिर टिश्यू का या फिर ऑर्गन का काम सीमित है। समझ में आ गया, यही यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, बॉडी ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। चलो, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, द 4 बेसिक टिश्यूज एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक होल ऑर्गन सिस्टम बना देगा, एक होल ऑर्गन सिस्टम बना देगा, जिसके अंदर तुम लोग देख पाओगे कि ये एक एसोसिएशन है। मतलब अलग अलग ऑर्गन मिल गया, एक एसोसिएशन बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया। क्या बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया। अभी इस एसोसिएशन से ही क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ऑर्गन सिस्टम। रॉकेट साइंस है क्या, कोई कुछ नहीं है सर, आपके साथ कोई चीज रॉकेट साइंस लगता ही नहीं है। चलो, such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। क्या बोल रहे हैं, such an organization is essential for more efficient, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गन्स को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनाने वाला एक पद्धति, एक स्ट्रक्चर है, एक चीज है जो कि हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहा है। बॉडी खुद से ही खुद के लिए कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा है। तो ये क्या है, एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट। देखो, एक आदमी एक काम करेगा, 2 आदमी एक काम करेगा, 3 आदमी एक काम करेगा, तो उस काम के एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा ना। अगर एक आदमी एक काम करे तो उसके अंदर एक्यूरेसी कम आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि वो थक जाएगा, उसके अंदर एरर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये थक गया, इसका काम ये चेक कर देगा, या फिर कुछ काम ये भाग कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, इसका कुछ काम ये डिवाइड कर लेगा, तो एज ए होल काम के अंदर एक्यूरेसी भी बढ़ गया और काम करने का जो स्पीड है वो भी बढ़ गया। उसका एक लिमिटेशन है, उसके बगल का एक लिमिटेशन है, ऐसे करके लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क का जो लेबर का जो डिवीजन है वो थोड़ा थोड़ा हो गया। और ये सारे मिलके एकजुट होके एक अच्छे से एक पूरा काम करवा दिया और सिस्टम का एफिशिएंसी भी रहा। इसीलिए बोल रहे बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, यानी कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे की हेल्प करते हुए मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Okay, each organ in our body is made up of one or more type of tissues। एक organ हमारे बॉडी के अंदर made up of one or more type of tissue, एक से भी ज्यादा, एक टिश्यू भी एक organ के तरह अंदर रह सकते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाए।
अभी 2 टिश्यू, शायद ये सारा टिश्यू एक ही काम कर रहा हो, तो ये एक टाइप का टिश्यू कि एक्सक्रीशन ही ये सारा टिश्यू कर रहा है। लेकिन अलग ऐसा भी हो सकता है कि एक से एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यू हो, कि अगर एक्सक्रीशन कर रहा है तो एक्सक्रीशन के अंदर कोई एब्जॉर्प्शन करा रहा है, पीसीटी के अंदर कोई सेल क्या करा रहा है, जैसे कि पोडोसाइट सेल क्या हेल्प करता है, पोडोसाइट सेल, एक पोडोसाइट सेल क्या होता है, एमीबॉयड स्ट्रक्चर होता है पोडोसाइट सेल के अंदर, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो क्या काम करता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो किडनी के अंदर जो भी चीज छान के निकलने का जो काम होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, पोडोसाइट सेल उसके लिए एक हेल्प करता है ना। तो ऐसे ही किडनी के अंदर बहुत सारे तरीके की सेल होता है, ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है, जैसे कि सीलिएटरी कुछ सेल होता है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा तुम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, नीट का पीवाईक्यू है भाई, मार्क कर जल्दी से, ठीक है। दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। 4 तरीके का जो टिश्यू होता है, बेसिक सा टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल, ये चारों तरीके की टिश्यू हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यही नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसा ऑर्गन का नाम बता भाई, जल्दी बता, कौन से ऐसे ऑर्गन के अंदर 4 तरीके की टिश्यू देखने को मिलता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल हार्ट के अंदर। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिजर्नेबल ट्रेंड, मतलब जो सम केयरफुल स्टडी के बाद हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्गन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग काम कर रहे हैं भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिजर्नेबल ट्रेंड, द डिजर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है, अलग अलग ऑर्गन में धीरे 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 एवोल्यूशन करके सेल्स क्या हुए, एडवांस्ड हुए, क्या हुए, एडवांस हुए, इसीलिए कुछ डिजर्नेबल ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, मतलब फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है तुम लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर, मतलब बाहर से जो दिखता है उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस, प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में यही बोल रहा है कि बाहर से जो देखने को मिलता है उसी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर, लिम्स है, आंखें है, कैसा देखना है, हेयर है, कैसा है भाई, ये सब चीजों के अंदर एनिमल्स के अंदर मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वीनियंटली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन का जो भी एनाटॉमी है, जो भी इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। मतलब बाहर वाले ऑर्गन जो भी है, जो आई है, जो ईयर है, ये सब का जो बाहर बाहर का पोर्शन ऊपर ऊपर से देखने में जो भी देखने को मिलता है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में डालेंगे, और अंदर का जो पोर्शन का जो ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है उसका मॉर्फोलॉजी को, मतलब उसके बाहर बाहर क्या देखने को मिलता है उसको हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, तुम्हें पीएचडी नहीं करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, तब जाके तुम एक हालत में पहुंचोगे कि कोई रिसर्च तुम लोग कर पाओ या फिर मेडिकल फील्ड में पहुंच पा। लेकिन तो कोई भी इसके अगर नीट भी क्रैक ना कर पाओ तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करने को देगा। You will learn the morphology and anatomy of frog representing vertebrates, मतलब vertebrates के अंदर जो frog आता है उसका morphology and anatomy तुम लोग अभी पढ़ोगे। इस लेक्चर का नोट तुम्हें कहाँ मिलेगा, 8583099293 इस नंबर पर तुम लोगों को व्हाट्सएप करना है मैं, और बोलना है कि कौन से चैप्टर का नोट्स चाहिए, मेरा टीम तुमको वो पीडीएफ भेज देगा। और मेंटोरशिप रिलेटेड जो कि नीट के लिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला बैच रहता है, 50 to 60% सिलेक्शन रेट रहता है इस बैच का, अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तो ही तुम लोगों को पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। नीट के लिए बचा रह गया है अभी बस कुछ ही महीना, 8 से 9 महीने ही हाथ में है, जो कि इनफ नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो इस 8 से 9 महीने में तुम लोग अपना मार्क्स जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तुम लोगों ने सही सोचा है, अगर तुम लोगों के पास एक अच्छा स्ट्रेटजी हो जो मैं तुम लोगों को बना के दूंगा,
24/7 आवर्स के लिए एक्सेस रहेगा तुम लोगों के पास, अपना पर्सनलाइज्ड ग्रुप रहेगा जिसके अंदर मैं और तुम लोगों के लिए एडमिन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि तुम लोगों के पर्सनलाइज्ड, जैसे डाइट चार्ट प्लान करते हैं वैसे ही पर्सनलाइज्ड तुम लोगों के लिए एक स्टडी चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा जो कि हम लोग तुम लोगों को करवाएंगे। तो इसीलिए पर्सनल मेंटोरशिप फॉर नीट के लिए जो बैच है, अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, क्योंकि सीट्स में बस 50 सीट ही रखूंगा, इसके ऊपर नहीं रख रहा हूं क्योंकि क्वालिटी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चलो अभी फ्रॉग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि फ्रॉग्स कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। देखो ये जो क्लास है ना एम्फीबिया, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्राणी या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बोथ वाटर में एंड लैंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही ये है कि एम्फीबिया का मतलब ही ये है कि बोथ वाटर या फिर लैंड में प्रेजेंट होने वाला एक स्ट्रक्चर। इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैन लिव इन बोथ लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। देखो सर मेंटोरशिप को लेके मेरे पास ना बहुत सारे क्वेरीज आता है हर रोज कि सर क्या हम क्लास 11th में है। देखो ड्रॉपर्स के लिए मेंटोरशिप अलग है, और अगर 11th 12th का बच्चा, नीट का बच्चा या फिर बोर्ड्स का बच्चा ये वीडियो देख रहे हो या फिर जेई का भी बच्चा देख रहे हो तो उन लोगों के लिए मेंटोरशिप अलग होता है। ये 4 मेंटोरशिप मेरे रिगार्डिंग मेरे अंडर चलता है, लेकिन ड्रॉपर के लिए सीट है 50 सीट्स आर ओनली अवेलेबल। ठीक है, अभी सर ये मेंटोरशिप का सिलेक्शन रेट क्या हम लोग भरोसा कर सकते हैं? देखो आज तक नियर अबाउट 500 बच्चे इस मेंटोरशिप से निकल गए हैं ऑलरेडी। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अभी अगर ऑनलाइन में, क्योंकि मैं अभी नया शुरू किया मैंने अभी ऑनलाइन, क्योंकि इतना दिनों तक मुझे समय का थोड़ा दिक्कत था। ठीक है, तो अभी आ गया हो, तुम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गया हो। टेस्ट कर लो एक बार कि कैसा रहने वाला है। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर शिद्दत से तुम लोग फॉलो करोगे तो रिजल्ट 100 नहीं 1000% मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरा टीम बहुत ज्यादा सीरियस है। चलो अब फाइलम कॉर्डेटा और 6 इयर्स से हम लोग ये काम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टाइग्रीना। इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज देखने को मिलता है फ्रॉग का वो कौन सा है? राना टाइग्रीना। जो फ्रॉग्स तुम लोग रास्ते में देखते हो कि जो छोटा छोटा फ्रॉग तुम लोगों को देखने को मिलता है वही राना टाइग्रीना नाम का साइंटिफिक नाम का एक फ्रॉग है, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, और लैंड और फ्रेश वाटर दोनों में ये लोग सरवाइव कर सकते हैं और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब अगर एनवायरनमेंट ठंडा हो गया उन लोगों का भी बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट गर्म हो गया तो उन लोगों का भी बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। Such animals are called cold-blooded और poikilotherms। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर poikilotherms। You might have also noticed changes in the colors of the frog while they are in grasses and on dry land। मतलब फ्रॉग के जो स्किन है उसके अंदर एक कलर का चेंज होता है जब वो लोग ग्रासेस पे यानी कि ग्रास पे होता है और जब वो लोग ड्राई लैंड पे होता है। इन दोनों केसेस में इनके जो कलर है वो चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। कैमोफ्लज का एक पावर इनके पास है। कैमोफ्लज का एक पावर इनके पास है कि ये जो कलर है ना, ये कलर खुद का सेल्फ कलर ये लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग।
दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मिमिक्री मतलब एनवायरनमेंट का मिमिक्री, मतलब एनवायरनमेंट जैसा दिखने वाला कलर ला देना खुद के अंदर, ताकि जो प्रीडेटर है वो इनको प्रे ना बना सके, यानी कि इनका शिकार ना कर सके, कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा वहां पे फ्रॉग है क्या। ठीक है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। देखो इन लोगों को क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो इनका ब्लड कैसा होगा, ठंडा होगा। अगर बाहर गर्मी है तो इन लोगों का ब्लड गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इन लोगों का ब्लड रेगुलेटर नहीं है। ये लोग पॉइकिलोथर्म्स है, अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। चलो अभी देख लो। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप burrows टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट। मतलब जो पीक समर का सीजन होता है, जबकि हीट बहुत ज्यादा हो, ये लोग क्या होंगे, पॉइकिलोथर्म होंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलेगा, केमोफ्लज करेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, समर स्लीप करते हैं ये लोग, इसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। अच्छा, जो विंटर के टाइम पे जो स्लीप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में जल्दी बताना। ठीक है। चलो, विंटर स्लीप हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली, समर स्लीप एस्टिवेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये लोग एस्टिवेशन करेंगे और हाइबरनेशन भी करेंगे। चलो, ये हो गया इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। मॉर्फोलॉजी। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के स्किन में एक खास चीज होता है, वो क्या है कि स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इन लोगों के स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन लोगों का स्किन स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन। स्किन के अंदर हमेशा एक मॉइस्ट सा कंडीशन होता है। अभी क्यों ये लोग समर से स्लीप या फिर विंटर स्लीप करते हैं, क्योंकि पकड़ के चलो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यानी कि समर पीक पे है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इनका ब्लड का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ब्लड हम लोगों की तरह रेगुलेटर ये लोग होते नहीं कि बाहर गर्मी है तो ब्लड कैसा हो गया, ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों में प्रेजेंट नहीं है कि बाहर गर्मी है तो पसीना आ गया, पसीने की वजह से ठंडक आ गया। अगर बाहर ठंडा है तो शिवरिंग, कांपने लग गया हाथ पा। तो ऐसा कुछ भी एवोल्यूशनरी इन लोगों के अंदर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलता है कि इनबॉर्न प्रेजेंट है। तो इसलिए ब्लड का भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऑर्गेन्स का डैमेज होने के चांसेस, ऑर्गेन्स का डैमेज होने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे ना भाई। समझ में आ गया। तो अगर विंटर है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर गया घट, तो ब्लड भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। तो अगर ब्लड ठंडा हो गया तो ऑर्गेन्स का डैमेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेन्स एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही ऑप्टिमल काम करेगा। अगर ऑर्गेन्स ऑप्टिमल काम नहीं करेगा, ठीक ठाक काम नहीं करेगा, तो बॉडी का जो है, बॉडी का हार्म, बॉडी को हार्म पहुंचने के चांसेस आर मोर, है ना। बॉडी के हार्म पहुंचने का जो चांसेस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। चलो, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, समर स्लीप
कि सो जाते हैं एकदम से, मतलब बॉडी को पूरा म्यूट कर दिया, पूरा साइलेंट। समर स्लीप हो गया एस्टिवेशन, और विंटर के टाइम में एक स्लीप लेते कि भाई मेरे अंदर का जो स्टोर्ड फैट है या फिर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, इसी से हम लोग गुजारा कर लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, चुपचाप सो जाएंगे एक जगह पे। और क्या करते हैं, डीप बरोज, मतलब मिट्टी के अंदर मिट्टी खोद खोद के वहां पे शेल्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये बोल रहा है कि मॉइस्ट कंडीशन। चलो यहाँ पे वापस आते हैं। द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। बॉडी का जो डोर्सल पोर्शन है, डोर्सल का मतलब क्या है, पीठ वाला जो पोर्शन है, बैक पोर्शन है, जो बैक पोर्शन है, पीठ वाला पोर्शन, ये हमेशा याद रखना। डोर्सल का मतलब पीछे का पोर्शन कतई नहीं होता। तो कॉकरोच में क्या करोगे, ठीक है, कॉकरोच में डोर्सल वेंट्रल, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि कॉकरोच नहीं है, लेकिन डोर्सल का मतलब याद रखना कि बैक का पोर्शन को हम लोग डोर्सल पोर्शन बोलते हैं, और जैसे बेली का पोर्शन या फिर पेट का जो पोर्शन है उसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो डोर्सल पोर्शन का कलर कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन इन कलर। ठीक है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, इन लोगों के अंदर इरेगुलर डार्क स्पॉट्स बैक में देखने को मिलेगा। ऑन द वेंट्रल साइड, यानी कि पेट के हिस्से में सामने की तरफ, द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। वेंट्रल का मतलब कतई सामने नहीं होता, मैंने समझाने के लिए बोला कि पेट का हिस्सा, ऑन द वेंट्रल साइड यानी कि पेट की तरफ, ठीक है, द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, मतलब पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, वाटर कभी नहीं पीता है फ्रॉग, सर पानी में रहता है, पानी नहीं पीता, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो स्किन का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है, अभी भी थोड़ी देर के बाद ही देखोगे, स्किन से ही ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं जब पानी में रहता है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक पोर्शन इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, ये रहा हेड और ये रहा ट्रंक। ठीक है, एंड नेक एंड टेल आर एब्सेंट, मतलब इन लोगों के अंदर कोई भी गला या फिर नेक देखने को नहीं मिलता, और कोई भी टेल पोर्शन जो कि कहाँ देखने को मिलता है, रेप्टिलिया के अंदर विजिबल होता है, रेप्टिलिया के अंदर विजिबल होता है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के अंदर जो फ्रॉग आता है उसमें देखने को नहीं मिलता टेल। समझ में आ गया, चलो। Above the mouth a pair of nostrils is present, माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होता है, माउथ के ठीक ऊपर नॉस्ट्रिल का एक पेयर प्रेजेंट होता है। आईज आर बल्ज्ड, यानी कि आईज बहुत बड़ा बड़ा होता है, मोटा आई, बल्ज्ड आईज। ठीक है, एंड कवर्ड बाय ए निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन, आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है जिसको हम लोग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, जब ये लोग पानी में होते हैं तब इनको प्रोटेक्ट करता है। ऑन अदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल, मतलब जिसको हम लोग फ्रॉग के अंदर ईयर बोलते हैं, आई का अदर साइड में ये प्रेजेंट होता है, आई के पीछे प्रेजेंट होता है एक टिम्पैनम, एक मेम्ब्रेन होता है, इन्हीं के अंदर एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर ईयर इज एब्सेंट। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैमालिया के अंदर देखने को मिलता है, ये मैमालिया का एक कैरेक्टर है, ये एम्फीबियन का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, चलो। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब क्या करेंगे, फोर का मतलब होता है सामने और लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर। सामने वाला हाथ पैर और पीछे का हाइंड लिम्ब मतलब पीछे का हाथ पैर, हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। स्विमिंग में हेल्प करेगा, वॉकिंग चलने में हेल्प करेगा, लीपिंग में हेल्प करेगा, और बरोइंग यानी कि खोदने में हेल्प करेगा। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स,
हाइंड लिम्ब के अंदर, पीछे वाले पैर के अंदर 5 उंगलियां या फिर 5 डिजिट्स प्रेजेंट होगा। दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स दैट एंड इन 4 डिजिट्स, यानी कि हाइंड लिम्ब के अंदर 5 डिजिट्स होगा, ठीक है, और 4 लिम्ब के अंदर 4 डिजिट होगा। 4 लिम्ब 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्ब 5 डिजिट्स। हाइंड लिम्ब का 5 डिजिट क्या होगा? मोर मस्क्यूलर होगा, मोर मस्क्यूलर होगा। समझ में आ गया? चलो ओके। अभी यहाँ पे देखो, feet have webbed digits that help in swimming। वेब डिजिट का मतलब क्या था? वेब का मतलब क्या है? वेब का मतलब है जाल, ठीक है। तो वेब डिजिट मतलब जुड़ा हुआ डिजिट रहता है ताकि स्विमिंग में हेल्प हो। जुड़ा हुआ डिजिट होगा, पानी अंदर से पास नहीं होगा, पानी को अच्छे से तैर पाएगा, ठीक है। तो वेब डिजिट होगा हेल्प इन स्विमिंग। मोर एरिया, तो मोर सरफेस एरिया, तो वाटर का जो मतलब वाटर को हटाने के लिए जो एरिया होगा, जो वाटर को जो हटाएगा उसका एरिया भी ज्यादा होगा। जितना वाटर हटाएगा वाटर का मास भी ज्यादा होगा। वाटर का मास ज्यादा है तो ये स्विम अच्छे से कर पाएगा, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को हटा पाएगा तो अच्छे से स्विम कर पाएगा। अभी अगर फिजिक्स का बायोएनसी का क्लास बताओ तो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉग्स एक्सिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इन लोगों के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि बोथ बॉडीज आर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मेल फ्रॉग का डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। समझ में आ गया? चलो, मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। मेल फ्रॉग्स के अंदर वोकल सैक्स प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे रहता है, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए कॉप्यूलेटरी पैड। देखो इन लोगों के अंदर ना डायरेक्ट कॉप्यूलेशन कुछ नहीं होता, जो पीनस होता है इन लोगों के अंदर, पीनस इज एब्सेंट, मेल फ्रॉग के अंदर नहीं होता है। ये लोगों का जो मतलब फर्टिलाइजेशन है ना वो एक्सटर्नल होता है, इस बात को याद रखना। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर तुम लोग फ्रॉग का मेटिंग का वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब क्या है, कि मेल के बॉडी से मेल गैमेट निकलेंगे बाहर पानी में, मेल फीमेल के ऊपर चढ़ जाएगा, फीमेल बॉडी से भी फीमेल गैमेट निकलेंगे पानी में। अभी ये दोनों गैमेट पानी में ही मिलेंगे और इससे जाइगोट बनेगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ गया? कॉप्यूलेटरी पैड का मतलब होता है कि मेल जब फीमेल के ऊपर चढ़ेगा तो उसको फीमेल को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा पैड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? ठीक है। ऑन द फर्स्ट डिजिट, कॉप्यूलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट डिजिट में, एकदम पहले वाले उंगली में, ऑफ द 4 लिम्स, 4 लिम्ब के पहले वाले उंगली में, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। फीमेल फ्रॉग्स के अंदर ये नहीं होता है क्योंकि मेल फीमेल के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems with well developed structures and functions। मतलब फ्रॉग्स के अंदर जैसे कि हम लोगों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेशन में हेल्प करता है या फिर ब्लड को एक पाथ में घुमाता है और सेल्स तक पहुंचा देता है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हम लोगों का ब्रीद इन और ब्रीद आउट या फिर सेल के लिए जो भी खाना बनाना, सेल का जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाना रहता है उसके लिए एनर्जी कौन देता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है। नर्वस सिस्टम जो कि हम लोगों को नर्वस स्टिमुलेशन देता है। और क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो खाने का जो अपच पार्ट रहता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है?
दोबारा प्रोड्यूस करना, किसको? उसी ऑर्गेनिज्म को। तो हमारे ऑर्गेनिज्म को यानी कि इंसानों को दोबारा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसको इंसानों का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर फ्रॉग्स के अंदर होगा तो उस ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्रॉग का रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इन लोगों के अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही इनके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? एम्फीबिया के अंदर पढ़ते हैं, जो कि एक वेल डेवलप्ड फाइलम है। ठीक है, अभी हम लोग एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमी का हाफ पार्ट आज कवर करेंगे, यानी कि जो इतना तक जो पार्ट है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट डे और एक पेज कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट लेके चलना चाह रहा हूं, या फिर एक काम करते चलो इतना तक ना करके इतना तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर को मैं ज्यादा दूर खींचना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम एक दिन में ही अगर 10 15 20 30 मिनट दो और लेक्चर को अच्छे से करो तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। मेरे साथ साथ करते चलो। द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है? एलिमेंट्री कैनाल रहता है। एक कैनाल या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेशन होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या फिर डाइजेशन में सहायक कुछ भी चीजें जो डाइजेशन में हेल्प करे वो बनाएंगे। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। देखिए एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों है? क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस है, यानी कि हार्बिवोर नहीं होते ये लोग, पूरा ही मांस ही खाते हैं, तो इसीलिए कार्निवोरस है। अभी कार्निवोरस के अंदर ये क्या है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल का ना ज्यादा एब्जॉर्प्शन या फिर ज्यादा कुछ तोड़ने का काम रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग देखो हार्बिवोर्स जो लोग होते हैं उनके अंदर सेलुलोज जाता है, जो कि प्लांट का एक स्टार्च या फिर प्लांट का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है सेलुलोज। इसके लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलेज, जो इस सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। अभी जो लोग कार्निवोर होते हैं उनके अंदर ये सब कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट प्रोटीन को तोड़ो, अमीनो एसिड बना और एब्सॉर्ब कर लो। ठीक है, तो इसीलिए फ्रॉग्स और कार्निवोर्स, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ भी शॉर्ट हो गया कि ज्यादा कुछ तोड़ने का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का चक्कर है नहीं। डायरेक्ट प्रोटीन्स आएगा और कुछ कार्ब्स और कुछ फैट्स आएगा जो कि सिंपल कार्ब्स होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा सा सिंपल फॉर्म ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या है? रिड्यूस है कि भाई इतना खर्चा क्यों करे सेल बनाने के पीछे। एक बारात घर तुम कब बनाओगे? एक आलीशान कमरा, एक बड़ा घर, एक प्रासाद टाइप, साइड में पूल होगा, ठीक है, ये सब कब बनाओगे? जब उसका रिक्वायरमेंट होगा। अभी रिक्वायरमेंट है भाई एक फार्म हाउस का, एक छोटा सा फार्म हाउस कि भाई यहाँ पे पूरा फार्मिंग का काम कर लिया और खेती बाड़ी कर लिया और खेत का जो पोर्शन है सामान है वो वहां पे रख दिया, तो फार्म हाउस का दिक्कत है, मतलब फार्म हाउस का जरूरत है। तो तुम लोग क्या कभी अभी प्रासाद बनाने जाओगे? क्या नहीं जाने ना। तो हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। इसीलिए क्या है कि सेल का नंबर बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया कि भाई लगेगा नहीं तो एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा, क्यों नया चीज बनवाना, है ना। द माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू द ईजोफेगस थ्रू फेरिंग्स। मतलब देखो हमारे अंदर जो नेजल चेम्बर होता है वो फेरिंग्स के द्वारा ईजोफेगस में खुलता है। अभी फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स ऐसा पोर्शन है जो कि ब्रीदिंग का और जो कि डाइजेशन का, ये दोनों जो पाइप्स है इसका ओपनिंग होता है। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर नेजल पार्ट में जब फेरिंग्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, कॉमन चेम्बर है डाइजेशन और ब्रीदिंग का। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के बाद आता है ओरल पोर्शन यानी कि ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल या फिर माउथ वाला पोर्शन। ठीक है, अभी इसी ओरोफेरिंग्स है ना ब्रीदिंग का जो चेम्बर है या फिर जो ट्राकिया ये सब पार्ट अलग हो जाता है, और जो ईजोफेगस वाला जो डाइजेशन का पार्ट है ये दो पाइप अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन चेम्बर क्या है? फेरिंग्स। ईजोफेगस इज ए शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक, मतलब एक छोटू सा ट्यूब है जो कि स्टोमक में खुलता है, व्हिच इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट एज द इंटेस्टाइन। हमारे अंदर जैसा होता है स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, इन लोगों के बाद भी ऐसा ही होता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड द क्लोएका। मतलब इनके अंदर ना एक स्पेशल चेम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लडर के नीचे या फिर यूरेटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है,
अभी अभी मैं पढ़ाऊंगा, रुको, क्लोएका क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, अभी अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना इतना तक समझ लो कि स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद रेक्टम होता है जो कि एनस का एक पार्ट है, ठीक है। ये जो रेक्टम है, जो मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो उसका जो पार्ट है वो इसके अंदर ही जमा होता है, ठीक है। और फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, एक कॉमन चेम्बर होता है, एक कॉमन चेम्बर होता है, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ कि क्लोएका क्या होता है। लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर से क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा। बाइल किस में हेल्प करता है, फैट को गलाने में हेल्प करता है, फैट गल जाए इसके लिए बाइल हेल्प करता है। सर ये क्या आप कुकिंग कर रहे हो फैट गल जाए, नहीं, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अभी उसको मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल करता है। दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल किसके अंदर स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, बनता नहीं है। पैनक्रियाज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि हम लोगों के अंदर होता है कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव जूस पैनक्रियाटिक जूस बनता है। क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है पैनक्रियास के अंदर, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। इनके अंदर टंग कैसा होता है, बाइलोब होता है, यानी कि टंग के अंदर दो लोब इज प्रेजेंट। टंग कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, यानी कि दोनों लोब इज प्रेजेंट, बाइलोब्ड टंग होगा, ठीक है। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखता जा रहा हूं, तुम लोग नोट करते चलो। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। हम लोगों के अंदर जैसा होता है, स्टोमक के वॉल से HCl या फिर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होगा और उसी से डाइजेशन ऑफ फूड takes place होगा। Partially digested food called a chyme is passed from the stomach to the fast part of the small intestine। अभी देखो, स्टोमक से जो खाना HCl से पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, स्टोमक के अंदर जो खाना था जो HCl से पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, क्या हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, वो अभी इंटेस्टाइन में आएगा। इस खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डुओडेनम। द डुओडेनम रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अभी डुओडेनम में लीवर से जो बाइल बना था, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड था, वो आएगा। क्या आएगा, वो आएगा, कहाँ आएगा, डुओडेनम में आएगा, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, डुओडेनम है, डुओडेनम है। अभी डुओडेनम में क्या आएगा, बाइल आएगा, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर था। समझ गए हो तो एक बार कमेंट में यस सर लिख दो। चलो गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास। अभी इसके अंदर क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूसेस भी आएगा पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। चलो देखो, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। अभी ये दोनों मिल के कॉमन डक्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। अभी इसी के थ्रू बाइल भी आएगा और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ डुओडेनम में एंट्री लेगा। बाइल इमल्सिफाइज फैट, देख रहे हो, फैट गलाने में हेल्प करता है, इमल्सिफाई कर देता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या डाइजेस्ट करेगा, क्या डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा एंड प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ही फाइनल डाइजेशन होता है, ये मार्क कर लो, नीट में आने के पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। देखो इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर ऐसा उंगली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है, फूड को एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है, एरिया बढ़ जाता है। इसके अंदर देखो एरिया बढ़ गया ना। अभी अगर एरिया ऐसा होता तो छोटा एरिया होता, अभी अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो ये एक्स्ट्रा एरिया तुम लोगों को मिल गया ना। तो इसी पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं उंगली जैसा दिखने वाला विलाई। अगर छोटा हो तो माइक्रो का मतलब है छोटा, माइक्रो विलाई, ठीक है, छोटा विलाई। तो इसी से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड में फूड आएगा। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका। क्लोएका वो कौन सा कैविटी है, क्लोएका वो वाला पोर्शन है जिससे फूड या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो
बाहर निकल जाए बॉडी से, ठीक है। इसी का काम करता है क्लोएका, का और एक काम करेगा थोड़ी देर बाद बताऊं। चलो, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड, फ्रॉग लैंड में रेस्पायर करता है। इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड, दो डिफरेंट मेथड से रेस्पिरेशन होगा। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि क्यूटिकल का जो मेम्ब्रेन होता है स्किन से, उसके द्वारा जब फ्रॉग पानी में होगा पानी का ऑक्सीजन को खींच लेगा, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, कौन से प्रोसीड्यूर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉग के बॉडी में घुसता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑन लैंड, अभी जब लैंड में होगा फ्रॉग, क्योंकि ये लोग एम्फीबियन से, एम्फी का मतलब होता है बोथ, लैंड में भी प्रेजेंट होगा पानी में भी प्रेजेंट होगा। ऑन लैंड द बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इस बात को याद रख लेना कि जब पानी में होगा तब सिर्फ स्किन यूज होगा, और जब लैंड में होगा तब बक्कल कैविटी भी यूज होगा, स्किन भी यूज होगा, लंग भी यूज होगा। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते, इसको याद रखना, स्किन से ही पानी खींचते, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला था। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स से रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि पल्मोनरी यानी कि कोई भी वाटर रिलेटेड चीज को हम लोग पल्मोनरी के, पल्मोनस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो, मैं एक सेकंड रुक जाओ। चलो, the lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structures present in the upper part of the trunk region, thorax. ट्रंक कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रॉग का? जल्दी से बोलो। ये जो थोरैसिक चेम्बर है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होता है, कोई भी कॉलर इन लोगों में नहीं देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी गला इन लोगों में देखने को प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक पोर्शन है, यानी कि जो चेस्ट का पोर्शन है, ठीक है, तो उसी में तुम लोगों को पिंक कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लंग्स है, पिंक कलर का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पिंक कलर का होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बैग की तरह होगा, पिंक कलर का होगा, जो कि थोरैसिक रीजियन में या फिर चेस्ट का रीजियन में प्रेजेंट होगा। थोरैसिक रीजियन को चेस्ट का रीजियन बोलते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बक्कल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स से बक्कल कैविटी में एयर एंट्री लेगा, ठीक है, एंड देन टू लंग्स, उसके बाद लंग्स में जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू स्किन, यानी कि सब कुछ स्टॉप होगा, सब कुछ बॉडी का ऑर्गन स्टॉप हो जाएगा एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के द्वारा। एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? समर स्लीप या फिर विंटर स्लीप, कमेंट में बताना। एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू स्किन। जो लोगों का भी ज्यादा कमेंट में देखूंगा, अगर इंस्टाग्राम पे उस कमेंट का स्क्रीनशॉट इंजीनियर शोइकोथाई इस अकाउंट में तुम लोग डीएम करते हो, तो तुम लोगों के लिए रहेगा एक अमाउंट ऑफ मनी, जो कि मैं तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। ये तुम लोगों का रिवॉर्ड है कि तुम लोगों ने पढ़ाई किया है। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। फ्रॉग के अंदर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है? क्लोज टाइप होता है, यानी कि वेन्स, वेनलेट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। Frogs have a lymphatic system also, इनकी lymph nodes, lymph vessels, ये सब भी प्रेजेंट होगा। lymph का मतलब क्या होता है? सेल के बाहर, दोनों सेल के बाहर जो भी इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर नहीं, इंटरसेलुलर का मतलब होता है दोनों सेल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर वाला पार्ट। दोनों सेल के अंदर जो भी लिक्विड्स प्रेजेंट होगा, जो कि सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये दो सेल है, इसके अंदर, इसके बीच में जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा, जो कि इन सेल्स को नरिशमेंट देगा, ठीक है, इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। यही एक वेसल में जाके पूरा इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ वेसल बोलते हैं। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसके अंदर हार्ट रहता है, ब्लड वेसल रहता है और ब्लड रहता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फ प्रेजेंट होगा, लिम्फ चैनल प्रेजेंट होगा जहां से कि लिम्फ जाएगा, और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होगा, जो कि एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। तुम लोगों को पता है, बॉडी कैविटी के अपर पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट होता है। इट हैज 3 चेंबर्स, 3 चेंबर देखने को मिलता है एम्फीबिया के हार्ट के अंदर। 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ये तुम लोगों को पता है। इट्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड, पेरी का मतलब होता है बाहर, हार्ट के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रियम, यानी कि साइनस वेनोसस नाम का एक एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि राइट एट्रियम को जोड़ेगा, ठीक है। साइनस वेनोसस नाम का एक स्ट्रक्चर होगा। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। वेना केवा नाम का जो मेजर वेन है उससे ये साइनस वेनोसस नाम का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो राइट एट्रियम को जोड़ता है, वही उसी से ये वेना केवा से ही ये ब्लड लेगा और अपना काम चलाएगा, अपने आप को नरिश रखेगा। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। मुझे लगता है कि मुझे आज इतना तक ही रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, नहीं तो सब तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इतना तक ही रखते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। चलो, द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रल साइड में, यानी कि पेट वाले हिस्से में, जहां पे हार्ट प्रेजेंट है, पेट की साइड में हिस्से में जो वेंट्रिकल है उसकी वो कौन से सैक में ओपन होगा, उस सैक को हम लोग बोलेंगे कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट के वेंट्रल साइड में वेंट्रिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसको हम लोग कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं। ये दोनों बस याद रख लो, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस याद रख लो। पीएचडी नहीं करना है, एक टॉपिक को लेके नहीं बैठना है। अगर फर्दर फ्यूचर में आता है तो याद रख लेना नाम, जाके एग्जाम में छाप के आ जाना, और कोई काम नहीं है इसको। फ्रॉग को लेके तुम जिंदगी में और कभी नहीं पढ़ोगे, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। अब जब पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ना। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड बाय टू ऑल द पार्ट बाय ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टेरियल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि आर्टरीज से ना हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड जाता है वेन से, ठीक है। कैरी टू ऑल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द पार्ट। देखो ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी से, मैंने ठीक ही बोला था, ठीक है। और हार्ट में ब्लड आएगा वेन से, इसको याद रखना, ठीक है। ब्लड जाएगा किससे? द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द बॉडी बाय द आर्टरीज। हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी से, ठीक है। और हार्ट में ब्लड आएगा वेन से, समझ में आ गया। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। हार्ट में ब्लड आएगा वेन से एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, यानी कि पूरा जो वेन्स, वेनलेट्स, ये सब कुछ को वेनस सिस्टम बोलते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर and intestine as well as the kidney and the lower parts of the body are present in the frogs. Special venous connection present होता है frogs के अंदर between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present in the frogs. यानी कि सब पार्ट को एक साथ कनेक्ट करता है, किडनी को, इंटेस्टाइन को, लीवर को, ये सब, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कौन कनेक्ट करता है? स्पेशल वेनस कनेक्शन कनेक्ट करता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर और इंटेस्टाइन को कौन कनेक्ट करेगा? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक सेल मिलके क्या बनता है? लीवर बनता है। लीवर का यूनिट होता है हेपाटिक सेल, इसीलिए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है लीवर और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब वो फूड फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए लीवर में जाएगा, उसी से ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द लेटर इज कॉल्ड रेनर पोर्टल सिस्टम, यानी कि किडनी और लोअर पार्ट को जो भी कनेक्ट करेगा, जो भी वेन का सिस्टम, उसको हम लोग रेनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, मतलब सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ ह्यूमन का जितना भी है उसका ही एक छोटा सा वर्जन तुम लोगों को पढ़ा दिया। सब कुछ देखो, डिटेल देखो एक बार। ब्लड के अंदर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, सेल मिलेगा। ब्लड का वाटरी पार्ट, फ्लूइडिश पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और जो कंपोज सेल यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट और प्लाज्मा का पार्ट मिलकर ब्लड बनता है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड लाइक सेल, तो रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को बोलते हैं। आरबीसी या न्यूक्लिएट, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होगा। हीम नाम का प्रोटीन और ग्लोबिन नाम का स्ट्रक्चर जहां पे प्रेजेंट होता है वो मिलकर होता है हीमोग्लोबिन। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब ब्लड पढ़ाऊंगा। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होता और कुछ प्रोटीन नहीं होता। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द
रेस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड न्यूट्रिएंट, गैस और वाटर को कहां कैरी करता है? जहां जहां जरूरत होता है सर्कुलेशन के दौरान। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, यानी कि हार्ट जब भी पंप करे तब ब्लड का फ्लो होए। समझ में आ गया? चलो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। सर आप मैराथन की तरह क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ताकि तुम लोगों का टाइम सेव हो सके। बायोलॉजी को इतना डिटेल में जाके नहीं, बार बार पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। याद रखो, नीट इज ए गेम ऑफ मेमोरी, नॉट ए गेम ऑफ हाउ मच कंटेंट इन योर देयर आर इन योर हेड। कितना सारा कंटेंट है दिमाग में, इसका खेल नीट नहीं है। नीट है एक्यूरेसी का गेम। समझ में आ गया? The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट का जो एलिमिनेशन होगा बॉडी के अंदर, देखो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस 3 तरीके का होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एमोनिया। ठीक है, अभी जो लोग यूरिया सिक्रीट करते एक्सक्रीशन के दौरान, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड सिक्रीट करते यूरिकोटेलिक। और जो लोग एमोनिया सिक्रीट करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग बोलेंगे एमाइनोटेलिक। ठीक है, तो फ्रॉग जनरली यूरियोटेलिक होता है कि यूरिया सिक्रीट करता है। अभी तुम लोगों को पता है कि यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो इसीलिए नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से किसके द्वारा निकलेगा? यूरिया के द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा निकलेगा। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर? देखो, किडनीज होगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट, मेल के अंदर यूरिनरी डक्ट और जेनाइटल डक्ट, यानी कि जो जेनिटेलिया होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि स्पर्म को कैरी करेगा, तो वो डक्ट और यूरिनरी डक्ट सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। देखो, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ये 4 मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाएगा। अभी फीमेल के अंदर क्या होता है कि ओविडक्ट अलग होता है, जो ओवम सिक्रीट करेगा, और यूरेटर अलग होता है। ठीक है, ये देखो, किडनीज मिल गया, ठीक है, यूरेटर मिल गया, क्लोएका मिल गया और यूरिनरी ब्लैडर मिल गया, तो ये 4 मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देगा। These are compact। कैसा होता है? कॉम्पैक्ट, एक साथ होता है। डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, बॉडी के पीछे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? और कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, डार्क एंड रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। एक एक किडनी बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर से बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे, या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? ट्यूब का ही छोटा वर्जन। ठीक है, 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनी, 2 यूरेटर किडनी से आएगा, इमर्ज करेगा। इन द मेल फ्रॉग्स द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यही यूरेटर मेल में हम लोगों ने अभी देखा कि यूरिनोजेनिटल डक्ट्स के द्वारा देखा जाएगा, which opens into the cloaca। क्लोएका में ओपन होता है, ये लोग देखो, क्लोएका में ओपन हुआ है ये दो। ठीक है, चलो अभी इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो ओविडक्ट है और जो यूरेटर है वो सेपरेटली क्लोएका में ओपन होता है। ये देखो, क्लोएका यहाँ पर है। समझ में आ गया? चलो अभी The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum, यानी कि रेक्टम जो होता है, जो रेक्टम होता है उसके सामने, देखो रेक्टम के सामने, वेंट्रली रेक्टम के सामने यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, which also opens in the cloaca, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्लोएका में ही जाके ओपन होगा। The frog
एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस यूरिकोटेलिक एनिमल, यानी कि फ्रॉग क्या बॉडी के बाहर छोड़ता है, मैंने अभी बोला कि यूरिया छोड़ता है इसलिए यूरियोटेलिक बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू किडनीज वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, मतलब ब्लड के द्वारा एक्सक्रीटरी वेस्ट किडनी में जाएगा जहां से छान के इसको बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। चलो, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग को कंट्रोल करना और पूरे बॉडी को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलाना कि एक पार्ट से दूसरा पार्ट कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये हाईली इवॉल्व्ड है, यानी कि हमारे तरह फ्रॉग्स में भी अच्छी खासे डेवलप्ड है। एक सेकंड में थोड़ा माइक देख लूं, हाँ ठीक है। चलो, इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्रिन ग्लैंड्स, यानी कि इनके अंदर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्रिन ग्लैंड देखने को मिलेगा। क्लास 11 का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके ठीक ही आगे वाला चैप्टर, ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे, यानी कि जब न्यूरॉन्स ऑर्डर देंगे, सिग्नल देंगे किसको, एंडोक्रीन ग्लैंड्स को। एंडो का मतलब होता है अंदर, क्रीन का मतलब होता है कोई भी केमिकल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये तब हॉर्मोन्स निकालेंगे जो कि एक केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, यानी कि जो न्यूरॉन सिस्टम है वो केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल कंट्रोल के द्वारा हमारे बॉडी को चलाएगा। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्रिन ग्लैंड्स, मैंने बता दिया। द प्रोमिनेंट एंडोक्रिन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक, आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स, यानी कि हमारे बॉडी की तरह ही पिट्यूटरी, इसके अंदर जो सीक्रेटरी हार्मोन्स है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट, कोई भी अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करने में हेल्प करे, ट्रॉफिक हार्मोन या फिर सीक्रेटरी हार्मोन्स निकलेंगे। थायराइड T3 T4 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायराइड पैराथ हार्मोन, थाइमस ग्लैंड गले के दो पास, ठीक है, गले के आसपास रहता है। पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स क्या सीक्रेट करता है हमारे बॉडी में, बोल देना कमेंट बॉक्स में। एड्रेनल्स, एड्रेनलिन, गोनाड्स, जीटीएच गोनाडोट्रोफिक हार्मोन से गोनाड्स अपना हार्मोन्स निकालेगा। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकला हुआ एक कॉर्ड या फिर एक तार लाइक स्ट्रक्चर जो कि वर्टिब्रल कॉलम से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन क्रेनियम के अंदर रहता है, किसके अंदर रहता है, क्रेनियम के अंदर रहता है, ठीक है। तो देख लो, इससे क्या निकलेगा, सीएनएस निकलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी ये सेंट्रली हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, यानी कि क्रेनियम से निकला हुआ जो भी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स, यानी कि स्पाइनल नर्व्स, एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि ये दोनों सबसे पावरफुल नर्व्स ऑफ द बॉडी होता है। क्यों होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि तुम लोग कुछ याद करके जाओ, कुछ प्रैक्टिस करके जाओ, तो वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आता है कि तुम लोगों को याद आ जाता है। सिंपैथेटिक क्या, मैं अभी बोल रहा हूँ, हाथ पे हिला रहा हूँ, इसके चलते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, पेरिफेरल मतलब इससे निकला हुआ जो नर्व्स जो पेरीफेरी या फिर साइड में जाएगा, ब्रेन से निकला साइड में चला गया बॉडी के। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकला हुआ नर्व कितना पेयर होता है, 10 पेयर्स होता है। कितना पेयर होता है, 10 पेयर्स होता है। नीट का क्वेश्चन है, याद कर लो, आने के चांसेस है। ब्रेन इज इंक्लूडेड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, बोनी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू अ 4 ब्रेन, अगर कोई पूछे कि क्रेनियम के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, फाइब्रस जॉइंट, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी कि 3 पार्ट होगा। 4 का मतलब होता है सामने, ब्रेन का सामने वाला हिस्सा, मिड वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, हाइंड ब्रेन। द 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी, देखने वाला लोब, ऑल्फैक्टरी लोब जो देखने में काम आता है। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, पेयर्ड हेमिस्फीयर्स होता है लेफ्ट लोब, राइट लोब। लेफ्ट लोब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम आता है, राइट लोब कोई कुछ भी लिखने में या फिर पढ़ने में काम आएगा। अनपेयर्ड डायनसेफलन एंड द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, देखने में हेल्प करेगा। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, जो कि बॉडी का भारसाम्य मेंटेन करने में, बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन देने में हेल्प करता है, ठीक है। जब कोई भी अल्कोहल पीता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो घट जाता है,
तो सेरिबेलम में ब्लड फ्लो घट जाता है, इसीलिए ऐसे ऐसे टाल मटाल खाता है। ठीक है, चलो मेडल ऑफ लोंगाटा। अभी मेडल ऑफ लोंगाटा क्या है? पासेस थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन का मतलब होता है कैविटी, फ्रॉग के हेड के नीचे प्रेजेंट कैविटी, उसको हम लोग फोरामेन बोलते हैं। मैग्नम आइसक्रीम तुम लोगों ने खाया है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम का मतलब होता है, इसी से याद रख लेना कि ये कैविटी होगा जिससे मेडल ऑफ लोंगाटा पास होगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज होगा। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज होता है। चलो अभी फ्रॉग हैज डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। फ्रॉग के अंदर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, सेंसरी पेपिलाई, टेस्ट बर्ड, स्मेल, नेजल एपिथेलियम। नेजल चेम्बर का एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम मतलब नेजल का बाहर वाला पार्ट। अगर कोई नेजल कैविटी है तो उसका जो बाहर वाला लेयरिंग है उसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, विजन आईज प्रेजेंट होता है, एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, with internal ears. Out of these, eyes internal ears are well organized structure, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, and the rest are cellular aggregations around nerve endings, मतलब नर्व एंडिंग में सेल्स जमा हुए हैं बहुत सारा। ठीक है, eyes in a frog are a pair of spherical structure situated in the orbit of skull. skull के ऑर्बिट में छोटा छोटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग आईज बोलते हैं। इनके अंदर सिंपल आईज होता है, यानी कि एक ही यूनिट ऑफ आईज इज प्रेजेंट, यानी कि एक ही पिक्चर बनेगा ह्यूमंस की तरह। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, जो कि सिर्फ से मैमलिया के अंदर होता है। ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। टिम्पेनम को बाहर से देखा जा सकता है। द ईयर इज ए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। ईयर बॉडी के बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है सेरिबेलम की तरह। Frogs have well organized male and female reproductive system. Frogs के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ यूलोइश ओवॉइड टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूलोइश टेस्टिस आर प्रेजेंट, जो कि किडनी के साथ ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, which are found adhere to the upper part of the kidneys. किडनी के अपर पार्ट में लगा हुआ रहेगा। भाई डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोरकियम, इनके अंदर एक पेरिटोनियम यानी कि मेसोरकियम से किडनी से लगा हुआ ये लोग रहते हैं। ठीक है, वासा इफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से अराइज करेगा वासा इफरेंशिया दैट इज 10 to 12 इन नंबर। ये रहा ये ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दे एंटर किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू बीडर्स कैनल। बीडर्स कैनल किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में। ये एक एमसीक्यू है नीट का, ये याद रखना। बीडर्स कैनल किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, नीट में आ सकता है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है ये पूरा जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर है, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन इनटू क्लोएका। मैंने पढ़ा दिया। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियन चेंबर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर। क्लोएका क्या होता है? एक मीडियन चेंबर होता है जो फीकल मैटर यानी कि मॉल मूत्र ये सब कुछ, मतलब शरीर का जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है वो सब कुछ पास करने में हेल्प करेगा। यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर, मतलब यूरिन भी पास करेगा, फीकल मैटर भी पास करेगा, स्पर्म्स भी, सब कुछ क्लोएका पास करेगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ओवरीज आर प्रेजेंट। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज। किडनीज के पास प्रेजेंट होगा ओवरी। ये देखो ओवरी किडनी के पास ही प्रेजेंट है। ठीक है, चलो एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। ओवरी से किडनीज का कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। ओविडक्ट सेपरेटली ओवरीज से होते हुए क्लोएका में ओपन होएगा। और ए मैच्योर फीमेल कैन लेग अप टू 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। एक टाइम में 2500 से 3000 ओवा बॉडी से बाहर निकलता है और मेल का स्पर्म भी बाहर निकलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। मेल के बॉडी से स्पर्म निकलेगा, फीमेल के बॉडी से ओवम निकलेगा और पानी में दोनों फ्यूज करेंगे। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज। एक लार्वल स्टेज होता है कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल नाम का एक लार्वल स्टेज होगा, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। टैडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। टैडपोल के अंदर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि अलग दिखना, लार्वा से मेन बॉडी को पूरा अलग दिखना। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। इंसेक्ट्स खा लेता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। Frogs maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. इंसेक्ट खा लेगा, प्लांट को बचा लेगा और तुम लोग
प्लांट खा पाओगे, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स खा पाओगे। इन सम कंट्रीज द मस्क्यूलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन, यानी कि कुछ कुछ देशों में फ्रॉग्स का जो लेग है उसका तंदूरी बनाया जाता है। तो हम लोगों ने ये पूरा कर दिया, ये पूरा चैप्टर खत्म। और आई एम शुगरथाइथ हियर। तो तुम लोगों को लिखना है नीचे जाके, क्या लिखना है, हैशटैग कंप्लीट और इंजीनियर शुगरथाइथ इस इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर देना है। तो तुम लोगों के लिए रहेगा एक छोटा सा अमाउंट जो कि तुम लोगों को मिलेगा मेरे तरफ से, क्योंकि तुम लोग लास्ट तक खड़े रहे। ठीक है, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।